Hey you beautiful cricket fans out there, good evening। आज का ये वीडियो मैं रोहित शर्मा को डेडिकेट कर रहा हूँ। रोहित शर्मा 2007 से भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं और अभी रिसेंटली आपको पता होगा उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अब वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। T20 से तो उन्होंने पहले ही संन्यास ले लिया था, अभी उन्होंने ODI का कुछ अनाउंसमेंट किया नहीं है। ऐसा लगता है कि वो शायद 2027 तक खेलना चाहते हैं, पर अब 38 साल के हो चुके हैं तो वो खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, फिटनेस कैसा रहेगा, टीम का बैलेंस कैसा रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इसमें मैं कोई ऐसा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ जो आपको पता नहीं है, मतलब कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है ये कि रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। इस तरह की खबरें आपको उन चैनल्स में मिल जाएगी जो इस तरह की खबरें देते हैं, जहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं, जो जर्नलिस्ट्स का चैनल होता है। ये क्रिकेट फैन का चैनल है और उसमें रोहित शर्मा मेरे वन ऑफ द फेवरेट क्रिकेटर्स हैं, तो मैं ये उनके करियर को सेलिब्रेट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। रोहित शर्मा 2007 से खेल रहे हैं भारतीय टीम में, जिनको पता नहीं है। 18 साल लंबा करियर है उनका। 20 साल की उम्र में जो 2007 का T20 वर्ल्ड कप था वो उसके भी पार्ट थे, और उस T20 के वर्ल्ड कप में 2 इनिंग्स मुझे याद आती हैं। एक तो जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ डरबन में बनाया था, 50 रन बनाए थे उन्होंने। डरबन में काफ़ी बाउंस होता है, काफ़ी पेस रहता है। उसमें एक इंडिया से गया हुआ प्लेयर, यंग प्लेयर जो पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम से खेल रहा है, वो आके 50 रन बनाता है और हमारी टीम 153 रन बनाती है और 37 रनों से मैच जीतती है। उस इनिंग्स को मैं हमेशा याद रखता हूँ। और जो दूसरी इनिंग्स जो मुझे याद है वो है T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उनकी इनिंग्स। मुझे पता है कि लोगों को याद रहता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने लास्ट ओवर जोगिंदर शर्मा से कराया था, एक मास्टर स्ट्रोक था। इरफान पठान मैन ऑफ द मैच था, वो भी आपको याद हो सकता है। युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे, वो भी याद होगा लोगों को। पर जो लोग भूल जाते हैं वो ये कि फाइनल में रोहित शर्मा ने 30 रन बनाए थे 16 गेंदों में और लास्ट तक टिके रहे थे। लास्ट में हमने जो स्कोर 157 बनाया था, केवल 5 रनों से मैच जीता था। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इनिंग्स कितनी क्रूशल रही होगी और एक यंग रोहित शर्मा के लिए कितनी बड़ी इनिंग्स थी। तो ये उस क्रिकेटर के करियर को सेलिब्रेट कर रहा हूं मैं, जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूं। आई होप यू लाइक इट। और अगर कोई फीडबैक होगा प्लीज लीव अ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी का जो क्लास है वो सभी को नजर आता है। जितना टाइम है रोहित शर्मा के पास शॉट्स खेलने का, वो बहुत कम लोगों के पास रहता है। ऐसा लगता है कि स्लो मोशन में क्रिकेट खेल रहे हैं। आप चाहे 150 पे डाल रहे हो चाहे जो हो, वो फ्रंट फुट से हुक करके छक्का मार सकते हैं आपको। और मुझे ऐसा लगता है रोहित शर्मा के फैन केवल हम नहीं है, पर एस्थेटिकली वो इतने ब्यूटीफुल, इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं कि काफ़ी क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने उनकी बल्लेबाजी के बारे में अच्छे अच्छे शब्द कहे हैं। तो उनमें से कुछ कोट्स जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट करता हूँ। सबसे पहला कोट उठाया है मैंने उनके साथ खेलने वाले शुरू से विराट कोहली हैं। When Rohit is on song, there's no better batsman to watch in world cricket, and I totally agree with him. इतना आराम से खेलते हैं। आप लेंथ को थोड़ा सा भी मिस करें, कभी कभी तो गुड लेंथ बॉल पे भी जब उनको मन करेगा तो उसी शॉट को ऑफ में खेलेंगे, मन करेगा लेग में भी खेल सकते हैं। और सारे के सारे शॉट्स होते हैं जो बहुत प्लीजिंग होते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू वॉच। ही इज अ जॉय टू वॉच। इट्स पोएट्री इन मोशन। बिल्कुल सही, फ्रॉम सुनील गावस्कर, पोएट्री इन मोशन। आई हैव आल्सो हर्ड अबाउट जहीर अब्बास, आई थिंक एशिया का ब्रैडमैन या कुछ ऐसे बोला जाता था उनके प्राइम में। वो रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैन। उनका एक मैंने इंटरव्यू सुना था जहां पे उन्होंने कहा था कि उन्हें गूज बम्स आ जाता है जब वो रोहित शर्मा को खेलते हुए देखते हैं। माइकल वॉन जो काफ़ी कमेंट्स करते रहते हैं सोशल मीडिया में, उन्होंने एक बार कहा था कि रोहित शर्मा इज़ अ प्लेयर बॉर्न फॉर वाइट बॉल क्रिकेट। द वे ही टाइम्स द बॉल इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। टाइमिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे माइकल वॉन। उनके शॉट्स में ताकत नहीं लगती है, ऐसा लगता है बहुत आराम से खेल रहे हैं, और वो ऐसा तभी हो सकता है जब उनकी पिक्चर परफेक्ट टाइमिंग हो। आई वुड पे टू वॉच रोहित शर्मा बैट इज प्योर क्लास। किसने कहा ये? ब्रायन लारा, जिन्हें सचिन के साथ उनके ज़माने का सबसे अच्छा बल्लेबाज माना जाता था। कई लोग ब्रायन लारा को सचिन से भी बेटर मानते थे, एटलीस्ट जो
बड़े बड़े स्कोर जो ब्रायन लारा बनाते थे वो तो सचिन भी नहीं बना पाए। 500 का फर्स्ट क्लास का स्कोर है, 400 का टेस्ट क्रिकेट में स्कोर है। वो बंदा कहता है कि रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखने के लिए वो कहीं पे भी पैसा दे सकते हैं, जस्ट टू वॉच हिम बैट। द ईज विथ विच रोहित शर्मा बैट्स, इट्स लाइक ही हैज मोर टाइम देन द अदर्स। इट इज सेड बाय इयान बिशप, इट इज बिकॉज ऑफ हिज गुड आई, गुड टेक्निक, और एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है जो सब में नहीं होती है। और रोहित शर्मा एक उन बल्लेबाजों में से हैं जो जब खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा स्प्लिट सेकंड है, जिसके कारण वो इतनी आराम से क्रिकेट खेल सकते हैं। रोहित शर्मा अप्रैल 30, 1987 को नागपुर महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। उनके पिता एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में केयर टेकर थे और उनकी माता जी पूर्णिमा शर्मा एक हाउसवाइफ। रोहित शर्मा की अपब्रिंगिंग अपने ग्रैंडफादर के हाउस में हुई, जो बोरीवली मुंबई में रहते थे। 1999 में 12 वर्ष की उम्र में रोहित शर्मा ने क्रिकेट कैंप ज्वाइन किया। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि रोहित शर्मा शुरू में एक ऑफ स्पिनर थे। उनके कोच दिनेश लाड ने जब उनको नेट्स पे बल्लेबाजी करते हुए देखा तो उनके जो शॉट्स थे इतने अच्छे थे, इतने बढ़िया शॉट्स खेलते थे, तो उन्होंने पहले तो रोहित शर्मा को ये सजेशन दिया कि वो बल्लेबाजी पे ध्यान दें, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी काफी अच्छी थी। और साथ ही साथ उनके कोच ने उन्हें स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में ज्वाइन करने को कहा, क्योंकि जो ये स्कूल है उसकी क्रिकेट फैसिलिटी ज्यादा अच्छी थी, जो रोहित शर्मा के कैरियर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती थी। ये सारे मूव्स और जो एफर्ट रोहित शर्मा ले रहे थे वो उनके करियर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब मुंबई के जो जूनियर लेवल पे जाइल शील्ड और हैरिस शील्ड, ये दोनों टूर्नामेंट्स में रोहित ने काफी सेंचुरीज मारे हैं। उनका जो जाइल शील्ड है उसमें डेब्यू में भी सेंचुरी है, जो उनके शुरू से ही उनके अंदर जो उनकी जो प्रतिभा थी वो उसको प्रेजेंट कर रहे थे मुंबई के जूनियर लेवल पे। काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके वो ऊपर आ रहे थे। रोहित शर्मा का क्वालिटी और उनका परफॉर्मेंस जो अंडर 19 लेवल पे था वो अननोटिस नहीं गया, और 2005 में वो पहली बार अंडर 19 टीम में सेलेक्ट हुए और श्रीलंका का टूर किया। 2006 में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है, रोहित शर्मा ने उसमें इंग्लैंड के खिलाफ 132 नॉट आउट बनाया था। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस 2006 वाली टीम से कम 3 या 4 क्रिकेटर्स हमको मिल चुके हैं। चेतेश्वर पुजारा इस टीम के पार्ट थे, रोहित शर्मा ऑफ कोर्स, ईशांत शर्मा भी इस टीम में थे, और रविंद्र जडेजा भी इस अंडर 19 बैच के पार्ट थे। एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है उस समय का कि जो चेतेश्वर पुजारा थे उनका रोहित शर्मा से भी ज्यादा नाम था। रोहित शर्मा को कुछ लोग जानते तो थे, पर चेतेश्वर पुजारा जितने मशहूर नहीं थे रोहित शर्मा। जूनियर लेवल पे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाना रोहित शर्मा के लिए कारगर साबित हुआ। उनका परफॉर्मेंस अननोटिस नहीं जा रहा था। बहुत जल्दी ही उन्हें नॉर्थ जोन के खिलाफ वेस्ट जोन से देवधर ट्रॉफी में लिस्ट ए में डेब्यू करने का मौका मिला। इस मैच में रोहित शर्मा नंबर 8 पे बल्लेबाजी करने आए, 31 रन बना के नॉट आउट रहे और उनकी टीम ये मैच जीती। अगला मैच रोहित ने नॉर्थ जोन के खिलाफ खेला, जहां रोहित ने 142 रन बनाए नॉट आउट 123 गेंदों में। उनकी टीम चेस कर रही थी 280 रन और रोहित नंबर 3 पे बैटिंग करके नॉट आउट रहे। ये उनका पहला शतक था लिस्ट ए में। इसके तुरंत बाद रोहित को फास्ट ट्रैक किया गया और ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टॉप एंड सीरीज में इंडिया ए में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। इसमें रोहित का फर्स्ट क्लास डेब्यू होता है अगेंस्ट न्यूजीलैंड ए, और इस मैच में पहली इनिंग्स में रोहित 57 बनाते हैं और दूसरी इनिंग में 22 रन बना के नॉट आउट रहते हैं, जब इंडियन टीम ये मैच जीतती है। 2006-2007 वाले रणजी ट्रॉफी सीजन में रोहित का रणजी ट्रॉफी में भी डेब्यू होता है और पहले ही मैच में 205 रन बनाते हैं 267 गेंदों में। इसी साल रणजी ट्रॉफी फाइनल में बंगाल के खिलाफ रोहित 57 रन बनाते हैं फाइनल में सेकेंड इनिंग्स।
रोहित का फर्स्ट क्लास का हाईएस्ट स्कोर 309 रन है गुजरात के खिलाफ। जस्ट टू कंप्लीट द डिस्कशन ऑन डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि अभी हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो रोहित 2013-2014 के सीजन में मुंबई की कप्तानी करते हैं जब अजीत अगरकर रिटायर होते हैं, और ये रोहित के लिए कप्तानी का फर्स्ट क्लास में पहला एक्सपीरियंस था। रोहित की असीम प्रतिभा के कारण उन्हें बहुत जल्दी इंडियन टीम में खेलने का मौका मिला। 2007 के जनवरी में उन्हें आयरलैंड के खिलाफ ओडीआई में डेब्यू करने का मौका मिला। हालांकि इस मैच में उन्होंने न बल्लेबाजी की न ही गेंदबाजी। ये बात 2007 की है जब T20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन होने वाला था। इस T20 वर्ल्ड कप में भी रोहित को मौका मिला। ये वही वर्ल्ड कप था जिसमें महेंद्र सिंह धोनी पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी करते हैं। रोहित को पहला मौका मिला इंग्लैंड के खिलाफ। ये वही मैच था जिसमें युवराज सिंह ने 6 छक्के छुड़ाए थे इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ब्रॉड की। इस मैच में रोहित को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था। उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला डरबन में, जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 रन बनाए और भारत को मैच जिताने में मदद की। फाइनल में, जैसे मैंने पहले भी बताया है, रोहित ने 30 रन बनाए थे 16 गेंदों में, जो फाइनल में हमें मैच जीतने में बहुत मदद की थी। हालांकि ये पहले 6 साल रोहित के लिए बहुत ही इनकंसिस्टेंट रहे, टीम से अंदर बाहर होते रहे। सबसे बड़ा झटका रोहित को मिलता है 2011 में। इंडियन टीम में सेटल करना रोहित के लिए आसान नहीं था। पहले कुछ साल रोहित बहुत इनकंसिस्टेंट थे अपने बल्लेबाजी में। कभी अच्छे रन बनाते थे, कभी कुछ शॉट खेल के आउट हो जाया करते थे। इस समय भारतीय टीम में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो चुका था। विराट कोहली का आगमन हो चुका था। विराट कोहली अपनी जगह बनाने में सफल रहे थे और इसके अलावा सीनियर प्लेयर्स भी मौजूद थे। सुरेश रैना, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, ये सारे के सारे प्लेयर्स थे। सबसे बड़ा झटका रोहित को लगता है 2011 में, जब वर्ल्ड कप में जो इंडिया में हुआ था 2011 में, जिसमें इंडियन टीम ने फाइनल जीता था, उस वर्ल्ड कप में रोहित को मौका नहीं मिला। 2011 के वर्ल्ड कप में सेलेक्ट नहीं होना रोहित के करियर में एक वरदान बनके साबित हुआ। रोहित ने इस फेज के बारे में कई बार डिस्कशन की है। मैंने उनमें से कुछ उनके स्टेटमेंट्स निकाले हैं जो इस पीरियड के बारे में रोहित शर्मा ने अपने करियर के डिफरेंट स्टेजेस में कहा है। कुछ मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। I was 23 and missing the World Cup was heartbreaking. I remember I was in Bangalore. I was crying and couldn't even see the rest of the day properly. It was a big setback. I was down for a long time, but then I told myself this is not the end. I have to come back stronger. ये पहला वाला जो स्टेटमेंट था वो BCCI के एक इंटरव्यू में रोहित ने कहा था, और दूसरा किसी और इंटरव्यू में भी उन्होंने अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बातें की थी। एक सेटबैक तो हो चुका है, वो तो बदल नहीं सकते थे, पर उन्होंने अब फ्यूचर की तरफ देखना शुरू किया था। रोहित जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सीनियर प्लेयर्स का भी काफी सपोर्ट मिला। इस बारे में रोहित ने कई बार युवराज सिंह के बारे में कहा है कि इस पीरियड में काफी सपोर्टिव थे युवराज सिंह। टीम से ड्रॉप होने के बाद कड़ी मेहनत की रोहित शर्मा ने। इस पीरियड में उन्होंने मेडिटेशन, योगा इत्यादि भी चालू करके अपने गेम में होलसेल मेहनत करना शुरू किया। काफी लंबे आज तक प्रैक्टिस करना शुरू किया। सवेरे 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक लगातार प्रैक्टिस करते रहते थे रोहित शर्मा। इस पीरियड के बारे में रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड ने भी मेंशन किया है कि रोहित का इस समय एक रिन्यूड कमिटमेंट देखने को मिला था। वो लगातार मॉर्निंग 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक प्रैक्टिस करते रहते थे। रोहित की मेहनत अब रंग लाने लगी थी। उनके कैरियर का सबसे बड़ा ब्रेक उन्हें 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी में मिला, जो इंडियन टीम ने इंग्लैंड में जीता था। यहाँ पे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने रोहित के करियर को एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन से ओपनर बनाने में मदद की। पहले ही मैच में शिखर धवन और रोहित शर्मा ओपनिंग करते हैं और रोहित शर्मा 65 रन बनाते हैं अपने पहले ही चांस में, और यहीं से रोहित का करियर में एक बड़ा टर्न अराउंड आता है
और ओपनिंग बल्लेबाजी उन्हें ज़्यादा सूट करने लगती है, जो उनके बाद के रिकॉर्ड में दिखता है। ओपनिंग करना रोहित के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ था, और यहीं से अगर आप रोहित शर्मा के करियर को देखते हैं तो एक ओपनर के रूप में स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट एक ग्रेट प्लेयर बनते हैं। तो वो क्या रीजंस थे जिसके कारण रोहित शर्मा को ओपनिंग बल्लेबाजी सूट करती है? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ। मेंटल मैच्योरिटी एंड पेशेंस। रोहित शर्मा 6 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में आ जा रहे थे, तो एक एक्सपीरियंस हो चुका था। उन्होंने जो बीच के जो 2 साल 2011 से बाहर हुए थे तो अपने मेंटल साइड पे भी बहुत काम किया था, साथ में जबरदस्त प्रैक्टिस करके अपनी टेक्निक को पहले से बेहतर किया था। तो एक लंबे इनिंग्स खेलने का उनको एक अनुभव हो चुका था, उन्हें समझ में आ गया था उनके गेम का स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रोहित शर्मा के सक्सेस में। जो सेकेंड पॉइंट है वो है इट गेव हिम मोर टाइम टू सेटल। रोहित शर्मा का शायद मिडिल ऑर्डर में परफॉर्मेंस इसलिए भी अच्छा नहीं हो रहा था क्योंकि उन्हें कोई एक निश्चित बैटिंग स्लॉट नहीं मिल रही थी। किसी मैच में 4 पे उतरते थे, किसी में 6 पे, किसी में 5 पे। तो रोहित शर्मा को वो सूट नहीं कर रहा था, उन्हें इनफ टाइम नहीं मिल रहा था। अगर आप रोहित शर्मा के करियर के लार्ज पार्ट को देखते हैं तो आपको ये दिखता है कि रोहित शर्मा शुरू में सेटल होना पसंद करते हैं और एक बार सेटल होने के बाद वो तेजी से रन बनाते हैं। तो उन्हें बेसिकली ज़्यादा टाइम चाहिए एक यूजुअल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन से, स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट। और जब उन्हें ओपनिंग करने का मौका मिला तो उन्हें काफ़ी समय मिला सेटल करने के लिए और फिर लंबे लंबे स्कोर बनाने में वो भी हेल्प होने लगा। ही हैड टाइटेंड हिज गेम। अगर रोहित शर्मा के इनिशियल फ्यू इयर्स को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो आता है, इतने अच्छे शॉट्स खेलता है, 20-25 बना के क्यों आउट हो जाता है? क्योंकि ऐसा लगता है कि कई बार जब बल्लेबाजों के लिए बल्लेबाजी बहुत आसान होती है तो वो शायद उतनी मेहनत नहीं करते, उतना कंसंट्रेट नहीं करते हैं और बहुत जल्दी बहुत सारे शॉट्स खेलने लगते हैं। शायद ये भी एक रीजन था रोहित शर्मा की इनकंसिस्टेंसी का। जब 6 साल हो चुका था उन्हें मेहनत करके, उन्हें ये समझ में आया था कि उनको अपने गेम में थोड़ा सा टाइटन अप करना पड़ेगा, लूज शॉट्स खेलना बंद करने पड़ेंगे, स्पेशली एट द स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स। और अगर आप रोहित शर्मा का जो गोल्डन फेज है जब आप उसको एनालाइज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो शुरू में अपनी बल्लेबाजी जब शुरू करते थे तो थोड़ा स्लो स्टार्ट लेते हैं और जैसे जैसे वो 50 और 100 के पहुंच जाते हैं, 100 के बाद खास तौर पे जिस स्पीड के साथ वो रन बनाते हैं वो अपने आप में देखने लायक रहता है। जो दूसरी बात जो सामने खुल के नजर आती है कि रोहित शायद फास्ट बॉलिंग के ज्यादा अच्छे बल्लेबाज थे। स्पिनर्स को तो मारते हैं, लेकिन जब वो फास्ट बॉलिंग को शुरू में खेलते हैं तो जिस तरह से वो फास्ट बॉलिंग को अटैक करते हैं, सेटल होते हैं, तो उसके बाद जब स्पिनर्स आते हैं उन्हें खेलना ज़्यादा इजी हो जाता है रोहित के लिए। शायद ये भी एक रीज़न था रोहित के सक्सेस एज एन ओपनर का। दूसरी चीज़ जो मैंने नोट डाउन करी है कि वो उनकी जो फिटनेस है और जो टेक्निक है वो पहले से बेहतर हो रही थी। ऑफ कोर्स आप इतने साल प्रैक्टिस करते हैं, बार बार 12 घंटे अगर आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके गेम में एक नेचुरल सुधार आना निश्चित है। और वही रोहित शर्मा के करियर के बाद में उनको हेल्प करती है, जो कि जब उन्होंने अपने गेम को शुरू में टाइटन अप किया, टेक्निक बेहतर हुई, फिटनेस ज़्यादा अच्छी हुई, तो उनके खेल में एक निखार आने लगा जो कि हमें बाद में उनके करियर में दिखता है। और जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ जो इक्वली इंपॉर्टेंट है वो है उन्हें बहुत ज़्यादा बैकिंग मिली सेलेक्टर्स, महेंद्र सिंह धोनी जो कप्तानी करे थे शुरू में और बाद में विराट कोहली उनके कप्तान थे। ये सारे फेजेस में उन्हें कैप्टन से बहुत ज़्यादा मदद मिली। वो भी अगर बीच में कभी वो रन नहीं बना रहे थे तो कभी भी उन्हें ड्रॉप नहीं किया गया। उन्हें कभी ऐसा नहीं था कि उनका पोजीशन पे कोई क्वेश्चन होता था। कैप्टन्स उन्हें हमेशा सपोर्ट करते थे, जिसके कारण एक कॉन्फिडेंस था रोहित शर्मा के अंदर कि मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, आई डोंट हैव टू वॉच माई बैक। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रोहित शर्मा के लॉन्ग टर्म सक्सेस में। जस्ट टू पुट माई पॉइंट अक्रॉस, मैं कुछ नंबर्स आपको दिखाना चाहता हूँ। 2007 से 2012 तक जब रोहित शर्मा ओडीआई में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते थे तो उनका बैटिंग एवरेज 31 से भी कम था और स्ट्राइक रेट 78 का था, केवल 2 शतक थे।
उसके बाद जब वो ओपनिंग करना शुरू करते हैं 2013 से लेकर 2024 तक, जब ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने ओपनिंग की, इस पीरियड में अगर आप उनका एवरेज देखते हैं तो वो बढ़ के 50 से ऊपर चला जाता है, स्ट्राइक रेट 90 से ऊपर चला जाता है और 28 सेंचुरी मार चुके हैं इस पीरियड में रोहित शर्मा। ओवरऑल उनके पास 30 शतक हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे ओडीआई बैट्समैन के रूप में उन्हें एस्टैब्लिश करता है। टी20 में हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 2007 से 2012 के बीच में उनका जो बैटिंग एवरेज था वो 25 का था और 2013 ऑनवर्ड्स 33 के आसपास का बैटिंग एवरेज है। पहले फेज में एक भी सेंचुरी नहीं थी और बाद के फेज में 5 शतक हैं उनके नाम पे टी20 क्रिकेट में। ये रोहित शर्मा को एक बेहतरीन टी20 बैट्समैन के रूप में भी एस्टैब्लिश करता है और यही चीजें उन्हें न केवल इंटरनेशनल बल्कि आईपीएल में भी सक्सेसफुल बनाती है। एक एस्पेक्ट जो है, जो हम कई बार भूल जाते हैं पर मुझे लगता है वो कवर करना बहुत जरूरी है, स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट, वो है ओपनिंग पार्टनरशिप। अगर आपको याद होगा तो 2013 से शिखर धवन और रोहित शर्मा ने ओपनिंग करना शुरू किया था और इसके बाद ये दोनों भारत के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ओडीआई एंड टी20 ओपनिंग पेयर्स के रूप में एस्टैब्लिश रहे हैं। इन दोनों ने 117 ओडीआईज में ओपनिंग करी और 5000 से ज्यादा रन बनाए हैं। 18 शतकों के साथ 45 से ज्यादा का एवरेज है इन ओडीआई क्रिकेट। अगर हम टी20 देखते हैं तो 52 टी20 में इन दोनों ने ओपनिंग करी, 1700 से ज्यादा रन बनाए हैं और करीब 34 का स्ट्राइक रेट है ये दोनों एज अ पेयर का। अगर भारत के इतिहास के हिसाब से देखते हैं तो ओडीआई में ये सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल ओपनिंग पेयर हैं आफ्टर सचिन तेंदुलकर एंड सौरव गांगुली, जिन्होंने साथ में 8000 से ज्यादा रन बनाए हैं, जबकि टी20 क्रिकेट में ये दोनों सबसे सक्सेसफुल प्लेयर हैं इंडियन क्रिकेट में। इन दोनों की ओपनिंग जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट थी एक समय में, जब हम ओडीआई ज्यादा खेलते थे तो ऐसा होता था कई बार कि अगर ये दोनों सक्सेसफुल हो गए और विराट कोहली का इनका साथ मिल गया तो हम ज्यादातर मैचेस जीत ही जाते थे। टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा 2013 से इंडियन टीम से खेलना शुरू किए थे और स्टार्ट बहुत ही अच्छा लिया था उन्होंने। पहले ही मैच में 177 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज के साथ इंडिया में। उस सीरीज में एक और शतक था रोहित शर्मा के अपने सेकेंड टेस्ट मैच में। लेकिन इसके बाद जो प्रॉब्लम था ओडीआई क्रिकेट में उन्हें शुरू में इनकंसिस्टेंसी, वो टेस्ट क्रिकेट में भी उनके करियर को काफी समय तक प्लेग करती है। 2013 से लेकर 2019 तक रोहित मिडिल ऑर्डर में अलग अलग पोजीशंस में बैटिंग करते रहे पर कभी सेटल नहीं हो पाए और एक गोल्डन फेज उनके करियर का निकल गया, जहां पे एक्चुअली में अगर उन्हें एक निश्चित बैटिंग पोजीशन दी जाती तो शायद रोहित का करियर और अच्छा हो सकता था। अगर हम रोहित शर्मा के करियर के स्टैट्स को देखें तो उन्होंने 67 टेस्ट मैच खेले हैं भारत के लिए, 4300 से ज्यादा रन बनाए हैं, 40.5 का स्ट्राइक रेट है और 12 शतक मारे हैं भारतीय टीम के लिए। कुछ अगर उनके इंपॉर्टेंट स्टैट्स को हम एनालाइज करें तो उन्होंने 3 सेंचुरीज मारी थी अपनी पहली सीरीज में एज एन ओपनर। रोहित शर्मा ने जो पहला टेस्ट में सेंचुरी एशिया के बाहर बनाया है वो बनाया है इंग्लैंड में 2021 में। 127 रन बनाए थे रोहित ने ओवल के मैदान में। इंडिया में जो मैचेस होते हैं वहां पे रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट काफी हाई रहता है, स्पिन को काफी अच्छा मारते हैं, ओपनिंग अच्छी करते हैं। इंडिया में मैचेस जिताने में काफी उन्होंने मदद की है। पॉइंट है यहाँ पे कि रोहित शर्मा जब भी सेंचुरी मारते हैं तो इंडिया मैचेस नहीं हारती। ऑल्दो रोहित के लिए रेड बॉल क्रिकेट उनका वीकेस्ट फॉर्मेट रहा है, पर अगर हम उनके कैरियर को यहाँ पे भी एनालाइज करें तो आपको स्टार्क डिफरेंस दिखेगा उनका रोल एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन 2013 से लेके 2019 तक, और 2019 के बाद से उन्होंने ओपनिंग किया लास्ट 5 सालों में। एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन 27 टेस्ट मैच खेले हैं और 3 शतक के साथ बैटिंग एवरेज केवल 40 का रहा है। वहीं 32 टेस्ट मैच एज एन ओपनर खेले हैं, 2500 से ज्यादा रन बनाए हैं और जो बैटिंग एवरेज है 50 से ज्यादा का रहा है 9 शतकों के साथ। तो यहाँ पे भी ऐसा दिखता है कि अगर 2013 में जब
उन्हें ओपनर बनाया गया था वाइट बॉल क्रिकेट में, अगर उसी फेज में उन्हें टेस्ट मैच में भी मौका मिलता एज एन ओपनिंग बैट्समैन, तो हो सकता है रोहित कहीं ज़्यादा टेस्ट मैच खेल गए होते। रोहित शर्मा की जब हम लेगेसी के बारे में सोचते हैं तो आप उनकी कप्तानी में उनका प्रदर्शन को भूल नहीं सकते। रोहित शर्मा 2017 से व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऑफ एंड ऑन कैप्टनशिप कर रहे थे, पर परमानेंट कैप्टन वो 2021 में बने जब विराट कोहली ने परमानेंटली अपनी कैप्टनशिप छोड़ दी। 2021 में ही रोहित शर्मा को रेड बॉल की भी कैप्टनशिप मिल गई थी। T20 में उनका रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा है। 62 मैचों में कप्तानी करके केवल 12 मैचेस हारे हैं, 50 हमने जीते हैं। ओडीआईज में भी 56 मैचों में 42 जीत चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, 50% सक्सेस रेट है रोहित शर्मा का। 24 में से 12 मैचों में हमने जीत हासिल की। तो रोहित को तो मैं एक अच्छा कैप्टन मानता हूं, खासतौर पे व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और बहुत ही ज्यादा अच्छे अचीवमेंट्स भी है उनके करियर में एज अ कैप्टन। अगर हम रोहित शर्मा के मेजर अचीवमेंट्स को देखें एज अ कैप्टन, तो उनका व्हाइट बॉल में सक्सेस कौन भूल सकता है। इसी वर्ष चैंपियंस ट्रॉफी जीती हमने उनकी कप्तानी में, बिना एक भी मैच हारे। 2024 में T20 वर्ल्ड कप भी जीता था बिना एक भी मैच हारे। उसके पहले 2023 वाले वर्ल्ड कप में हम केवल फाइनल में जाके हारे थे। उस समय टीम बेहतरीन फॉर्म में दिख रही थी। अगर उनका एशिया कप में परफॉर्मेंस देखें तो 2018 और 2023 में हम उनकी कप्तानी में जीत चुके हैं। इंग्लैंड में वो पहले भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने T20 और ओडीआईज दोनों जीते थे 2022 के सीजन में। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम जो चारों आईसीसी मेजर टूर्नामेंट्स है उसका फाइनल खेल चुकी है या जीत चुकी है। हमने चैंपियंस ट्रॉफी का डिस्कशन किया, T20 वर्ल्ड कप का डिस्कशन किया, ओडीआई वर्ल्ड कप का डिस्कशन किया, और इसके अलावा हम WTC में भी फाइनल खेल चुके हैं उनकी कप्तानी में। हालांकि ओडीआई की तरह वहां भी हम जीत नहीं पाए थे फाइनल्स। T20 क्रिकेट में वो भारत के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन हैं और काफी हाई परसेंटेज ऑफ मैचेस वो जीत चुके हैं भारत के लिए एज अ कैप्टन। तो आखिर क्या रीजन है कि रोहित शर्मा इतने ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं एज एन इंडियन कैप्टन? तो कुछ पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट करी हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूं। कंपैशनेट एंड प्लेयर सेंट्रिक लीडरशिप। रोहित शर्मा वो कैप्टन है जो प्लेयर को अपना नेचुरल गेम खेलने देते हैं, सबको चांस देते हैं, बराबर चांस देते हैं, चॉप एंड चेंज बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, और हर प्लेयर की जो उनकी खूबी है, जो उनमें स्किल है, वो उनको बाहर निखारने में मदद करते हैं। अगर आप देखेंगे रोहित शर्मा जिस तरह से विराट कोहली को हैंडल करते हैं या जिस तरह से एक नए प्लेयर को हैंडल करते हैं, दोनों में अलग रहते हैं और काफी लेड बैक, काफी इजी गोइंग एटीट्यूड है, और ऐसा लगता है कि जो प्लेयर्स हैं वो काफी अच्छे से रोहित शर्मा के इस बिहेवियर को रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, रोल डेफिनेशन। रोहित शर्मा के करियर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस हमें महसूस हुआ वो है कि जब टीम उतरती है मैदान में, हर प्लेयर जानता है उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कहाँ पे परफॉर्मेंस करनी है, कैसा परफॉर्मेंस करना है। टीम में एक तरह का एटीट्यूड डेवलप किया, एक तरह का कल्चर डेवलप किया जहां पे एवरीवन इज वॉचिंग ईच अदर्स बैक। एक बहुत बड़ा रीजन है रोहित शर्मा के कप्तानी में सक्सेस का। जो तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ हाईलाइट किया है वो है लीडिंग बाय एग्जाम्पल। ये मुझे लगता है रोहित शर्मा के करियर का सबसे बड़ा एस्पेक्ट है। अगर आपको याद होगा, इसी वीडियो में पहले मैंने बोला था कि रोहित शर्मा जब स्टार्ट करते हैं अपनी इनिंग्स तो थोड़ा स्लो स्टार्ट करते हैं, लंबे समय तक खेलते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे चल के उनकी स्ट्राइक रेट बढ़नी शुरू हो जाती है। पर अगर आप रोहित शर्मा के करियर में लास्ट 3-4 साल में उनकी बल्लेबाजी देखें तो आपको एक कंप्लीट टर्न अराउंड दिखता है। 2023 से जब रोहित शर्मा ने डिसाइड किया कि हमें थोड़ा टेम्पलेट चेंज करना है, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, तो देखिए जो सबसे पहले जिस प्लेयर ने अपने गेम में चेंज किया वो कौन था? वो रोहित था।
खुद जाके बड़े बड़े शतक बनाने के बजाय एक क्विक फायर 40, 50, 80 बनाना उन्हें लगता था कि मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टीम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने विकेट को वो रिस्क पे रखते थे, पर टीम को अच्छी शुरुआत देने में विश्वास दिखाया, चाहे ओडीआई हो चाहे T20 हो। अगर आप एक यंग प्लेयर हैं और आप देख रहे हैं कि आपका 35-36 साल का प्लेयर अपने बल्लेबाजी के स्टाइल को चेंज कर रहा है टीम के लिए, तो आप उस कैप्टन के लिए खेलना पसंद करते हैं, आपके अंदर एक जोश भरते हैं। और ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रीजन है कि पूरी टीम ने जेल किया रोहित शर्मा के साथ, उनकी लीडरशिप स्टाइल को पसंद किया, और उसका नतीजा हमें बाद में डिफरेंट फॉर्मेट्स में देखने को मिला। कामनेस अंडर प्रेशर। रोहित शर्मा विराट कोहली से बिल्कुल अलग हैं। पर्सनालिटी थोड़ी बहुत अगर आप किसी से मैच कर पाए तो आप बोलेंगे शायद MSD के जैसी उनकी पर्सनालिटी है, थोड़े लेड बैक है, थोड़े काम है। तो जब सिचुएशन टफ होती है तो ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं, बहुत ज्यादा चॉप एंड चेंज करने लगते हैं। ऐसा लगता है उस समय भी उनका दिमाग चल रहा होता है। अगर आप T20 वर्ल्ड कप का फाइनल याद करें साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो यहाँ पे उनकी खूबी सामने निकल के आई थी। एक समय जब लास्ट 5 ओवर बचे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम मैच जीत ही नहीं सकते हैं, और इसी समय मास्टर स्ट्रोक खेला जसप्रीत बुमराह को बॉलिंग कराने का, और उसके बाद अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या को लाके उन्होंने क्लासेन को आउट कराया, और धीरे धीरे इतना प्रेशर बिल्ड किया कि लास्ट के 2-3 ओवर में साउथ अफ्रीका मैच जीत ही नहीं पाई। और मुझे ऐसा लगता है कि उस समय रोहित शर्मा की जो कप्तानी थी वो निखर के सामने आई थी, और वही सबसे बड़ा रीजन था हमारा T20 वर्ल्ड कप जीतने का। अगर वहीं याद करें चैंपियंस ट्रॉफी में, हम सभी क्वेश्चन कर रहे थे 4 स्पिनर कौन लेके जाता है, 5-5 स्पिनर जा रहे हैं यहाँ पे, कैसे खेलेंगे ये लोग, फास्ट बॉलर ही लेके नहीं जा रहे हैं। पर रोहित बिल्कुल क्लियर थे उन्हें क्या चाहिए, उनका क्या प्लान है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। और फिर आपने देखा कि हम कोई भी मैच बिना हारे फाइनल तक आराम से जीतते चले गए, और ये अगेन रोहित शर्मा के थॉट प्रोसेस और उनकी प्लानिंग का नतीजा था कि हम बिना कोई मैच हारे वो सारे टूर्नामेंट्स जीतते चले गए। अगेन लास्ट वाला पॉइंट मुझे लगता है मैंने पहले भी कवर किया है, वो हर प्लेयर को एक इंपॉर्टेंट रोल देते हैं, और वो प्लेयर को पता होता है उससे क्या एक्सपेक्टेड है। अगर आप सोचें तो एक समय तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुलदीप यादव जैसा प्लेयर भी हम खो चुके हैं। उन्हें चोट भी लगती थी, पर टीम से वो बाहर हो गए थे, और उनका प्रदर्शन टीम से बाहर होने से पहले कोई खास अच्छा नहीं रहा था। पर जब वो वापस आए रोहित शर्मा की कप्तानी में, तो सडनली आप देखते हैं उनका करियर वापस से पहले जैसा ही सेटल दिखा। एक बेहतरीन प्रदर्शन हमें लास्ट के कुछ साल में कुलदीप यादव से देखने को मिलता है, और ये रोहित शर्मा की कप्तानी में ही उनका खेल निखरा है। अगर ये कहे कि काफी ऐसे यंग प्लेयर्स जो रोहित शर्मा की कप्तानी में आए भारतीय टीम में, वो अच्छे से सेटल हुए, और उनके खेल में जो आज प्रदर्शन दिखता है वो रोहित शर्मा की कप्तानी का ही नतीजा है। IPL यूं तो इंडिया का डोमेस्टिक क्रिकेट है, पर वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है फ्रेंचाइज क्रिकेट में। तो हम रोहित शर्मा के करियर को जब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो IPL के बिना कैसे कंप्लीट हो सकता है। रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस की कप्तानी काफी सालों तक की, और उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 5 बार IPL जीता है, 2013, 15, 17, 19 और 2020। ऑल्दो अभी वो कप्तानी नहीं कर रहे हैं 2 साल से, पर ये वो लेगेसी है जो उन्हें महेंद्र सिंह धोनी के बराबर खड़ा करती है एज द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन IPL। इसके अलावा रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने चैंपियंस लीग भी जीता है, जो कुछ साल हुए थे शुरू में, जहां पे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के जो T20 विनर्स हैं उनके डोमेस्टिक कंपटीशन का, उनके बीच एक कंपटीशन हो रहा था 8 टीमों का, जिसमें एक बार रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस ने भी टूर्नामेंट जीता है। वो साल था 2013 का। 150 से ज्यादा मैचों में 87 मैच जीत चुके हैं रोहित शर्मा, और ये वो लेगेसी है जो आसानी से कोई पूरा नहीं कर सकता है। अगर हम रोहित शर्मा को एज अ बैट्समैन एनालाइज करते हैं IPL में, तो सम की हाइलाइट्स मैं आपको बताता हूं।
ओवरऑल 268 मैच खेले रोहित शर्मा ने, करीब करीब 7000 रन बनाए हैं आईपीएल में और 2 सेंचुरीज हैं। अगर एज अ कैप्टन हम एनालाइज करें जो एमआई के लिए उन्होंने 2013 से 2023 के बीच में किया था, तो उसमें 158 मैचेस खेले हैं रोहित ने, 4500 से ज्यादा रन बनाए हैं और 1 सेंचुरी है। 109 का हाईएस्ट स्कोर उन्होंने बनाया था केकेआर के खिलाफ और 180 छक्के हैं। रोहित शर्मा एक बेहतरीन प्लेयर है, एक बेहतरीन कप्तान है और बेहतरीन इंसान है। अगर आईपीएल में रोहित शर्मा का जो मेजर अचीवमेंट है वो हम देखें तो कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करे हैं यहाँ पे। जैसे पहले भी बताया, एमआई को उसने 5 बार आईपीएल चैंपियनशिप जिताया है, अपने आप में एक रिकॉर्ड है और केवल महेंद्र सिंह धोनी उनके बराबर आईपीएल मैचेस आईपीएल कंपटीशन जिता चुके हैं। एक जो खूबी है एमआई की, और वो रोहित शर्मा की कप्तानी में कई बार हमने देखा है कि खराब शुरुआत लेने के बाद आईपीएल जीत जाते हैं, और ये ऐसा कल्चर है जो इस साल भी देखने को मिला है, जबकि वो कप्तान नहीं है, लेकिन एमआई ने एक साल वही काम किया। पहले 5 में से 4 मैच हारे थे, उसके बाद लगातार मैचेस जीतते जा रहे हैं, और ये जो लेगेसी है रोहित शर्मा ने एस्टैब्लिश किया था। स्टार्ट बुरा हो तो क्या हुआ, आप लगे रहो, आप मेहनत करते रहो, और एक बार आपकी टीम क्लिक करना शुरू करती है तो आप लगातार मैचेस जीत सकते हैं। जो मुझे लगता है कि आईपीएल में जो एक कप्तान की खूबी को जो सबसे ज्यादा जो मैं ऑब्जर्व करता हूं वो है कि उसके अंडर कितने इंडिया प्लेयर्स मिले हैं हमें, और वो क्या कर चुके हैं, उनका करियर कैसा चल रहा है। अगर आप देखें रोहित शर्मा की कप्तानी में तो हमें कौन मिला, हमें जसप्रीत बुमराह मिला, जो आज वर्ल्ड का, केवल इंडिया का ही नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट का बेस्ट बॉलर है। काफी लोग तो कहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स है, वाइट बॉल में तो उसे बेस्ट बॉलर माना जाता है। हार्दिक पांड्या, मुझे ऐसा लगता है कि कपिल देव के बाद भारतीय टीम को मिलने वाला सबसे अच्छा सीम बॉलिंग ऑलराउंडर है, स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट। इसके अलावा आप सूर्य कुमार यादव को देखिए, जो रोहित शर्मा के अंदर उनका डेवलपमेंट हुआ था। रोहित, अगर आपको ध्यान होगा तो सूर्या कई साल तक केकेआर की टीम में खेले, लेकिन उनका करियर कहीं नहीं जा रहा था। उनका करियर में जो चेंज आया, जो इंप्रूवमेंट आई और जो वो इंडियन टीम में आए, उसका सबसे बड़ा रीजन था जब वो केकेआर की टीम से चेंज होके मुंबई इंडियंस की टीम में आए और रोहित शर्मा की कप्तानी में उन्हें मौका मिला। उनका खेल गजब का उसके बाद निखार आया और आज वो भारतीय टीम के T20 के कैप्टन है। तिलक वर्मा एक प्लेयर है, यंग है, अभी आ ही रहा है, पर अगर आप उसका लास्ट कुछ समय में परफॉर्मेंस देखें तो रोहित शर्मा के कप्तानी में जब पहली बार उन्होंने एज अ 20-year-old कहा था कि ये लड़का इंडिया से तीनों फॉर्मेट खेलेगा, आज देखिए वो कहाँ है। T20 ODI दोनों खेल चुका है और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ज्यादा दिन है बिफोर ही स्टार्ट्स प्लेइंग रेड बॉल क्रिकेट ऑल्सो। और ये वो लेगेसी है जो रोहित शर्मा इंडियन टीम को दे चुके हैं। अगेन कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने पहले भी डिस्कस करी हैं। मेंटेन्स कंसिस्टेंट टीम परफॉर्मेंस एंड कंपोजर अंडर प्रेशर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और काफ़ी प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी अच्छी है, प्लेयर सिलेक्शन अच्छे होते हैं, जिसके कारण अगर आप देखिए तो हर साल मुंबई इंडियंस की जो टीम है, चाहे वो फाइनल पहुंचती है नहीं पहुंचती है, आप उसका क्वालिटी में कभी भी कमी नहीं देखेंगे। आप ये नहीं कह सकते मुंबई इंडियन टीम अच्छी नहीं है, आप हमेशा कहेंगे यार बहुत अच्छी टीम है, और एक बार सब क्लिक करना शुरू करते हैं, इसलिए वो मैचेस जीतने लगते हैं। और ये रोहित शर्मा की एक गजब की प्लानिंग का ही नतीजा। आखिर में मैं क्या कहूं, रोहित शर्मा जैसा बल्लेबाज शायद भारत को मिले ना मिले फ्यूचर में। इतना खूबसूरत, इतना अच्छा बल्लेबाज, जिस तरह के छक्के वो मारता था, मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। फ्रंट फुट से उनका छक्का जो वो 150 की गेंद पे मारते हैं, मेरी मेमोरी में एच्ड है, क्योंकि हिस्टोरिकली मुझे याद है कि पास्ट में इवन सचिन तेंदुलकर हुक शॉट्स बहुत कम खेलते थे। कई ऐसे बल्लेबाज होते थे पहले के जमाने में जो हुक करते ही नहीं थे, पुल करते ही नहीं थे। रोहित शर्मा ने बिल्कुल चेंज कर दिया। अगर आप कोई नया प्लेयर आजकल देखते हैं तो सारे के सारे प्लेयर्स हुक शॉट अच्छा खेलते हैं, और ये वो लेगेसी है जो रोहित शर्मा भारतीय टीम को दे के जा रहे हैं। और वो क्या देके जा रहे हैं, जो हमने अभी रिसेंटली कुछ प्लेयर्स के नाम लिए, वो सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ये सारे के सारे रोहित के अंदर ही डेवलप हुए। आई थैंक रोहित शर्मा
for a great career, and hopefully he has a great life ahead. Thank you guys. अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, गिव मी योर फीडबैक and let me know what else should I make the video on. Thank you so much. Bye bye. Tally ho.